सो डियर स्टूडेंट्स, मैत्रायणी आईएएस की 69वीं बीपीएससी के लिए पीटी की ऑनलाइन क्लास में आप सबों का स्वागत है। साथ में ऑफलाइन क्लास भी मेरे साथ जुड़ा हुआ है, तो ये ऑफलाइन और उसकी रिकॉर्डिंग साथ साथ आपके समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। और ये जो सीरीज है, ये कुल सीरीज में बीपीएससी 69वीं पीटी के पहले तक पूरा कर दूंगा और पूरी की पूरी बीपीएससी की तैयारी पीटी की इस YouTube सीरीज से की जा सकती है। तो जितनी जल्दी हो सके मैत्रायणी आईएएस के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे बेल आइकन पे प्रेस दबा करके और ये अलर्ट भी ओके कर लें ताकि आपको हर नए वीडियो का अलर्ट मिलता रहे। तो शुरू करते हैं। साइंस बहुत लोगों की कमजोरी होती है और बीपीएससी में देखा गया है कि जो पैटर्न बदला है उसमें साइंस को काफ़ी टफ कर दिया जा चुका है। साइंस में भी 70% हिस्सा बायोलॉजी का है। तो एक चीज़ जो मैंने देखा है कि जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो इनवर्टिब्रेट यानी अकशेरुकी का क्लासिफिकेशन पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसके बारे में मैंने तमाम कोचिंग में देखा है कि लोग 6-6 कॉपियाँ भरवाते हैं और मैं सिर्फ एक क्लास में आपको इन्वर्टिब्रेट का आधा यानी 2 क्लास में पूरा इन्वर्टिब्रेट मैं पूरा कर दूंगा, यानी 2 घंटे के लेक्चर में आपको इन्वर्टिब्रेट पूरा मिल जाएगा। क्यों, कैसे? क्योंकि बीपीएससी करना है आपको भाई, प्रोफेसर नहीं बनना है ना। तो उतना ही पढ़ना है जितना बीपीएससी में पूछता है, उससे अधिक पढ़ के आप क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। तो टू द पॉइंट जो पूछता है उसको पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने पहले भी कहा हुआ है कि बीपीएससी की सफलता इस पर निर्भर नहीं करती है क्या पढ़ा है आपने, बल्कि निर्भर इस पर करती है कि क्या आपने छोड़ा है। जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसको छोड़ना अपने आप में कला है, ताकि कम से कम पढ़ करके अधिक से अधिक गेन किया जा सके। तो आज शुरू करते हैं हम लोग। अब जंतु जगत की बात हम करेंगे। देखिए, जंतु जगत में अगर हम आते हैं तो इसके 2 भाग होते हैं। एक को बोलेंगे अकशेरुकी, यानी इनवर्टिब्रेट, और दूसरे को बोलेंगे हम लोग कशेरुकी यानी वर्टिब्रेट। तो बहुत जगह मैंने देखा है बड़ा प्लेन समझाते हैं। इनवर्टिब्रेट क्या है? जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती, इनवर्टिब्रेट है। वर्टिब्रेट क्या है? जिसमें रीढ़ की हड्डी होती है, वो वर्टिब्रेट है। सिंपल फंडा। ये सही है, लेकिन क्या इतना ही सब कुछ है? नहीं। ये सही है कि अकशेरुकी में रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, कशेरुकी में रीढ़ की हड्डी होती है, लेकिन यही एंड नहीं है। रीढ़ की हड्डी क्यों होती है इसके पीछे पहले जाएं। इसलिए होती है क्योंकि आपके मस्तिष्क से तंत्रिका तंत्र आगे बढ़ता हुआ मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड में कन्वर्ट होता है। अब मान लो स्पाइनल कॉर्ड अगर किसी ठोस आवरण में ना रहे तो आप चल फिर रहे हैं, चोट लग सकती है, उससे क्या होगा? आपका मेरुरज्जु टूट सकता है, डैमेज हो सकता है। उसको बचाने के लिए आपका स्पाइनल कॉर्ड क्या है? रीढ़ की हड्डी के अंदर में बंद होता है, यानी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर में, रीढ़ की हड्डी के अंदर में स्पाइनल कॉर्ड मूव करता है। ठीक है, तो क्या कशेरुकी में ही सिर्फ नर्व सिस्टम होता है? नहीं ना, अकशेरुकी में भी नर्व सिस्टम होता है। तो सेकेंड मेन अंतर क्या है? एक होता है पेट का भाग, एक होता है पीठ का भाग। आपके शरीर में पीठ के भाग में नर्व सिस्टम पास करता है, इसको बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। लेकिन जहां बात करेंगे इनवर्टिब्रेट की तो उसमें ध्यान देंगे, इसमें क्या होता है? पेट की तरफ नर्व कॉर्ड होता है, और कशेरुकी में पीठ की तरफ नर्व कॉर्ड होता है। ये 2 इंपॉर्टेंट अंतर याद रखेंगे। माना कि अकशेरुकी में रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, कशेरुकी में रीढ़ की हड्डी होती है, किंतु अकशेरुकी में जो नर्व कॉर्ड तो मौजूद होगा, बिना नर्व कॉर्ड तो काम करेगा नहीं। तो अकशेरुकी में नर्व कॉर्ड पेट की तरफ होता है, जबकि कशेरुकी में नर्व कॉर्ड पीठ की तरफ होता है। ये 2 मुख्य अंतर याद रखेंगे। कई जगह से पहले को पढ़ा दिया गया, लेकिन ये सब कुछ नहीं है। सेकेंड पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि
अकशेरुकी यानी इनवर्टिब्रेट में नर्व कॉर्ड पेट की तरफ होता है, जबकि कशेरुकी में नर्व कॉर्ड पीठ की तरफ होता है। ये ध्यान रखेंगे आप। वेरी गुड। अब हम चर्चा पहले करेंगे किसकी? अकशेरुकी की। बहुत ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। वर्टिब्रेट में और भी कुछ आएंगे जब हम वर्टिब्रेट पढ़ाएंगे, 4-5 और उसका खासियत है, लेकिन पहले हम चर्चा करते हैं अकशेरुकी का। अकशेरुकी यानी इनवर्टिब्रेट की चर्चा करेंगे। 2 बिंदु आपने समझ लिया। पहला बिंदु क्या है कि रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। दूसरा मूल बिंदु क्या है कि इसमें नर्व कॉर्ड तो होता है मगर पेट की तरफ होता है। क्लियर? अब इसके पार्ट की हम बात करेंगे। पार्ट की बात ये करेंगे कि पहला है इसका, जरा दूसरा वाला पेन ले आओ तो। पार्ट की बात करेंगे तो पहला पार्ट है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ मतलब एक कोशिकीय। प्रोटोजोआ का मतलब है एक कोशिकीय। एक कोशिकीय अकशेरुकी, अर्थात अकशेरुकी का पहला एग्जांपल क्या होगा? एक कोशिकीय जीव। अब ऑब्वियस जो एक कोशिका का ही कंप्लीट जीव, उसमें रीढ़ की हड्डी की जरूरत ही कहाँ है? उसका एक कोशिका ही है। नर्व सिस्टम उसमें बहुत सिंपल होगा, नहीं के बराबर होगा। तो पहला हो गया आपका प्रोटोजोआ, सिंपल लिखो एक कोशिकीय जीव। दूसरा पॉइंट लिख लो इसमें कि कोशिका स्तर पर ही इसका संचालन एवं कोऑर्डिनेशन होगा। संचालन एवं कोऑर्डिनेशन होगा। अब सीधी सी बात है कि अगर इसमें बोलेंगे, हम श्वसन की बात करेंगे कि श्वसन क्या है, तो ऑब्वियस क्या है, अपना जो कोशिका झिल्ली श्वसन कर लेगा, यानी सिंपल गैस एक्सचेंज। लिख लो श्वसन सामान्य गैस एक्सचेंज से होगा। श्वसन सामान्य गैस एक्सचेंज से होगा तथा उत्सर्जन भी इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही होगा। तथा उत्सर्जन भी इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही होगा। बहुत सिंपल है, यानी सारी जो बनावटें हैं इसमें, कारिकी हो गई, इसका जीव का जो भी तरीका हो गया, वो सब सिंपल है एक कोशिका, जो किसी कोशिका में होता है। और प्रजनन भी कैसे होगा? तो लिख लो स्टार दे करके कि अधिकांश प्रोटोजोआ में प्रजनन कोशिका विभाजन के फलस्वरूप ही होता है। कोशिका विभाजन के फलस्वरूप ही होता है। हालांकि पैरामीशियम प्लाज्मोडियम और लिशमानिया जैसे जीवों में कोशिका विभाजन के साथ साथ लैंगिक जनन के भी आरंभिक रूप मौजूद होते हैं। कैसे करता है लैंगिक जनन, हम बाद में बतलाएंगे आपको, लेकिन सिर्फ लिख लो लैंगिक जनन का भी आरंभिक रूप मौजूद होता है। अब इसके अलावा जाओगे तो प्रोटोजोआ में बहुत कुछ पूछेगा, ठीक है ना, लेकिन बहुत कुछ डीप में नहीं जाना है। लिख लोगे इसके मुख्य उदाहरणों में, जो पूछता वहीं तक मिल जाएंगे बस। इसके मुख्य उदाहरणों में इसके 2 मुख्य उदाहरणों में अमीबा एवं पैरामीशियम शामिल है। अमीबा एवं पैरामीशियम शामिल है।
अब बीपीएससी में पूछता है ये दोनों क्यों हम नाम ले रहे हैं, चलता कैसे है, खाता कैसे है, ये पूछता है। पैरामीशियम, अमीबा एवं पैरामीशियम शामिल है। ठीक है, सब लोग समझ गए। अब इसमें गौर करना है कि बीपीएससी में पूछता क्या है अमीबा पैरामीशियम के बारे में। तो मुख्य बात सिर्फ स्टार देख के नोट कर लो। अमीबा में प्रचलन यानी चालन, अमीबा में प्रचालन यानी गमन, अमीबा में प्रचालन यानी गमन एवं भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया। इसके प्लाज्मा में झिल्ली से बने, इसके प्लाज्मा झिल्ली से बने कूटपाद, ये मान लो अमीबा है, इस तरह का बिडौल आकृति का होता है। जो ये बाहरी भाग दिख रहा है ये कूटपाद माने भोजन हुआ, तो ये कूटपाद आगे बढ़ाएगा, यहाँ से भी आगे बढ़ाएगा और फाइनली घेर के भोजन को अपने आप अंदर कर लेगा। तो यानी प्रचलन हो चाहे वो भोजन ग्रहण हो, दोनों कूटपाद की मदद से होते हैं। अगला पॉइंट में नोट करो, पैरामीशियम में गमन एवं भोजन ग्रहण। पैरामीशियम में गमन एवं भोजन ग्रहण उसके कोशिका झिल्ली पर मौजूद, उसके कोशिका झिल्ली पर मौजूद पतले बाल जैसी संरचना, पतले बाल जैसी संरचना की सहायता से होता है, जिसे सिलिया कहते हैं, जिसे सिलिया कहते हैं। अब एक चीज को सिलिया होता कैसा है एक बार देख लोगे, सिर्फ समझ लोगे, इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझ लो। ये है मान लो आपका पैरामीशियम, ये है पैरामीशियम, इसके पूरे कोशिका झिल्ली पर ये बाल जैसी रचना होती है, जिसको क्या बोलते हैं, सिलिया बोलते हैं। ये जो बाल जैसी रचना है इसी को सिलिया बोलते हैं। इसी के सहायता से ये गमन भी करता है और भोजन ग्रहण भी करता है। ये सिलिया के कारण यहाँ से पानी आता है, इसके थ्रू ये भोजन ग्रहण कर लेता है। ठीक है, अब मूल बात इसमें लिखना है कि प्रोटोजोआ की और क्या पूछ सकता है। तो डबल स्टार देकर नोट करोगे, प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियां एवं उसके कारक, प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियां एवं उसके कारक, ये महत्वपूर्ण है। प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियां एवं उसके कारक एवं उसके कारक, इसमें बस सिर्फ ग्रुप बना लो। इसमें इतना ही, इसमें ग्रुप बना के इतना ही इसमें पूछता है कि कौन सी बीमारी होती है और किस प्रोटोजोआ से होती है। तो पहले लिखो बीमारी, फिर लिखोगे कारक प्रोटोजोआ। पहले लिखेंगे बीमारी, फिर लिखेंगे कारक प्रोटोजोआ। बीमारी में पहला लिखेंगे आप लोग मलेरिया। प्रोटोजोआ कौन सा होगा, प्लाज्मोडियम। पहले बीमारी हो गया मलेरिया, इसका कारक हो गया प्लाज्मोडियम। दूसरी बीमारी हो गई आपको कालाजार, कारक प्रोटोजोआ लिस्मानिया, लिस्मानिया डोनोवानी। तीसरा हो गया आपका पायोरिया, कारक हो गया एंटमीबा जिंजीवैलिस। चौथा हो गया आपका पेचिस, कारक हो गया एंटमीबा हिस्टोलाइटिका, हिस्टोलाइटिका। पांचवा हो गया आपका स्लीपिंग सिकनेस,
और इसका हो गया ट्रिपैनोसोमा। ट्रिपैनोसोमा। तो ये कुल 5 बीमारियां ऐसी हैं जो आपको प्रोटोजोआ के कारण होती हैं। क्लियर? अब प्रोटोजोआ में इससे अधिक आपको नहीं पढ़ना है। हालांकि अगर डीप में जाएंगे तो देखेंगे कि अमीबा जो है, अमीबा कितने तरह का होता है, अमीबा प्रोटियस क्या है, वगैरह वगैरह। उसके बाद आप बात करेंगे, अगर बात करेंगे तो पैरामीशियम में 2 रिक्तिकाएँ होती हैं, उसका काम क्या है। बट ये सब क्या है, आगे आपको प्रोफेसर नहीं बनना है, आगे आपको सिर्फ और सिर्फ बीपीएससी क्वालिफाई करना है। उसको बोलना रोकने के लिए मैं आ रहा हूँ तुरंत। बोलना रोकने के लिए मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। हाँ बोलो ना, रोकने के लिए बोलो, 2 मिनट में आ रहा हूँ। तो सीधी सी बात है कि अभी प्रोटोजोआ आपने कंप्लीट कर लिया, ठीक है ना, पूरा प्रोटोजोआ, बस इतना ही पढ़ना है आपको। मात्र आप देख रहे हैं कि 10 मिनट के लेक्चर में पूरा प्रोटोजोआ कंप्लीट है, जो जाहिर करने के लिए पर्याप्त है कि बाकी भी आप पढ़ेंगे तो कितना कम पढ़ना है आपको। शेष अगले वीडियो में बस इतना ही बोलूँगा कि यहाँ बहुत लोग हैं जो गाली वाली दे के पढ़ाते हैं, कोई साला बोलता है, ससुरा बोलता है, और पता नहीं जो काम की बात है वो बोलते नहीं है। मैत्रानी आईएएस में सिर्फ आपको काम की बात मिलेगी, ना मैं किसी को माँ की गाली दूंगा, ना किसी को बहन की गाली दूंगा, ना साला बोलूँगा, ना ससुरा बोलूँगा, सिर्फ पढ़ाऊँगा आपको। मुझे मतलब नहीं है कि वो ऐसी वाहिया चीज़ों को व्याख्या करने से कि क्या होता है, जो पूछता ही नहीं है। मुझे सिर्फ वही पढ़ाना है जो आपको पूछता है, जो आपके लिए ज़रूरत है। सिर्फ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप तैयारी करते रहें, स्वस्थ रहें, फिर मिलते हैं। थैंक यू।